आज का अपना टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन में कि वो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज इन विट्रो एंड वन इज इन वीवो। तो इन विट्रो में जो आउटर साइड में जो अपने को इंटरेक्शन शो करे बॉडी के बाहर, इट इज नोन एज इन विट्रो। जो बॉडी के अंदर आपको रिएक्शन कॉज करे, इट इज नोन एज इन वीवो। तो हम लोग इन विट्रो वाला पार्ट पढ़ चुके थे, फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, जिसमें हमने कॉम्पेटिबिलिटी देखा था बेसिकली। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इन विवो ड्रग इंट्रैक्शन। तो बेसिकली इन विवो ड्रग इंट्रैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फार्माकोकाइनेटिक एंड वन इज फार्माकोडायनेमिक। यू नो अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। काइनेटिक मीन्स कि बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है, और डायनामिक मीन्स कि ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन। तो जैसे ही जब भी आप कोई दो ड्रग लेते हैं तो उसमें किसी ना किसी तरीके से या तो एब्जॉर्प्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में या मेटाबॉलिज्म में या एक्सक्रीशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं या कुछ चेंजेस शो हो सकते हैं। तो उस टाइप के जो इंट्रैक्शंस होते हैं या उस टाइप के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन। तो सबसे पहला हमारा आता है ड्रग इंट्रैक्शन ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। हमारी जब भी हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ड्रग का, अगर दो आपने ड्रग दी हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उससे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स है, मतलब जो हमारा जीआई ट्रैक्ट के थ्रू जो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें चेंजेस हो सकते हैं अगर कुछ ये कंडीशंस हो। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन हैं, इनकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ड्रग इंटरेक्शन के कारण ये सब चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जीआई ट्रैक्ट का में जो एब्जॉर्प्शन है वो मॉडिफाई हो सकता है। लाइक द फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, उसकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस वजह से मतलब कभी कोई आप दो ड्रग दे रहे हो, दो ड्रग को देने से जीआई ट्रैक्ट की अगर किस फंक्शनिंग पे जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो के, या तो वो उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा या वो उसको डिक्रीज कर देगा। तो इस तरीके के अगर इफेक्ट शो होते हैं तो वो हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। दूसरा आ जाएगा फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटेंट ऑफ द ट्रैक्ट विच अफेक्ट ओरल डोजेस फॉर्म। आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर काफी सारे कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब HCl हो गया, अल्कली हो गया, और जितने भी वो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये सब चीजें जो प्रेजेंट होती हैं उनका फर्क भी पड़ता है आपके जो आप ओरल डोजेस फॉर्म ले रहे हैं, टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह, तो उन पे भी उनसे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, म्यूकोसा की क्या कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर मूव कर रही है, और डर्मेटो म्यूकोसल एब्जॉर्प्शन में क्या इंट्रैक्शन के दौरान इंट्रैक्शन शो हो सकता है। मींस आप जो ट्रांसडर्मल लगा रहे हैं, ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या इंट्रैक्शन हो सकते हैं। तो हम हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, या इस वजह से आपके जो एब्जॉर्प्शन है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे पहला इसके अंदर पॉइंट आता है अल्ट्रेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट फंक्शन। सबसे पहली चीज है कि जो आपका जीआई ट्रैक्ट का फंक्शन है, मतलब उसमें किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो उसमें पहला पॉइंट आता है आपका मोटिलिटी। मोटिलिटी बेसिकली क्या हो गया कि हमारे जो जीआई ट्रैक्ट में हमने जो मेडिसिन ली, वो मेडिसिन ऊपर से नीचे तक जो ट्रेवल कर रही है, तो वो उसमें आपका जो स्टोमक है उसका खाली होने का टाइम कितना है वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की ड्रग ली है। ठीक है, कई बार क्या होता है कोई दो ड्रग अगर आपने ली तो ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है, और ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से जो एम्प्टिंग टाइम है वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है। अगर वो कम हो गया तो आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, अगर वो बढ़ गया तो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मोटिलिटी पे वो मतलब अफेक्ट करता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एम्प्टी टाइम ऑफ स्टोमक वेरीज विद द intensity of the gastric motility.
तो faster a drug passes through the stomach and intestine, smaller is the amount of the drug absorbed. जितना ज्यादा फास्ट आपका स्टोमक से आपकी ड्रग पास होगी उतनी ज्यादा वो कम एब्जॉर्ब होगी, मतलब वो इजीली, वो अगर उसका एम्पटिंग टाइम ज्यादा है तो वो बॉडी के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो फटाफट से इलिमिनेट हो जा रही है, ठीक है। और अगर उसका एम्पटिंग टाइम कम है तो इसका मतलब कि वो बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी और मतलब ड्रग का इफेक्ट अच्छा आएगा, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैथार्टिक ले रहे हैं, कैथार्टिक बेसिकली इज द लैक्सेटिव और परगेटिव जो कि जीआई मोटिलिटी बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपने कोई मेडिसिन ली है और उस मेडिसिन के साथ साथ आपने कैथार्टिक ले लिया है, तो वो कैथार्टिक क्या करेगा, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा, मतलब उसके एम्पटिंग टाइम को बढ़ा देगा, जिस वजह से जो आपने दूसरी मेडिसिन ली है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेंथेलिन और एट्रोपिन डिक्रीजेस जीआई मोटिलिटी एंड हैंस इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोपेंथेलिन या एट्रोपिन का एग्जांपल, जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, वो जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। मींस कि इसमें एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन को या तो बढ़ा रही है या कम कर रही है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द जीआई मोटिलिटी। आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, और एक जो है वो जीआई मोटिलिटी को कम कर रहा है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है वो हमारा एक तरीके से अच्छा ड्रग इंटरेक्शन, एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए आपकी बॉडी में, तभी इफेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट में ही बैक्टीरियल फ्लोरा। जब भी जो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन वर्क होता है कि आपकी ड्रग का मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट में जो भी कंटेंट, जो भी चीज आती है उसको मेटाबोलाइज करना। तो अगर आपके इसमें बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रग मेटाबोलाइज होके निकल जाएगी तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर आपके इसमें बैक्टीरियल फ्लोरा बहुत ज्यादा है तो, या फिर उसका इफेक्ट आपकी ड्रग के ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है तो वो बहुत जल्दी जल्दी रिमूव हो जाएगा आपकी बॉडी में से ड्रग, ठीक है। तो मॉडिफाइंग और एलिमिनेटिंग द इंटेस्टिनल फ्लोरा विद एंटी माइक्रोबियल में अल्टर द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू अ ड्रग। अगर आप बैक्टीरियल फ्लोरा को किसी तरीके से कोई एंटी माइक्रोबियल देके उसे उसके उसके फंक्शनिंग में कुछ अल्टरेशन करते हैं तो जो दूसरी ड्रग पेशेंट के द्वारा ली जा रही है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका बैक्टीरियल फ्लोरा जो होता है इंटेस्टाइन में, उसका काम होता है मेनली वो कंट्रीब्यूट करता है डाइजोक्सिन के मेटाबॉलिज्म में। यहाँ पे हम दो ड्रग ले रहे हैं, वन इज द डाइजोक्सिन जो कि हमारी मेन ड्रग है जिसको हम ऑब्जेक्ट ड्रग बोल रहे हैं, और दूसरी ड्रग हम ले रहे हैं या तो टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये हमारी प्रेसिपिटेंट ड्रग है, मतलब हम हमारी जो मेन ड्रग है वो डाइजोक्सिन है और उसके साथ में हम एक और ड्रग ले रहे हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो अगर आप इन दोनों ड्रगों को साथ में देते हैं तो इससे क्या होता है, जो डिजॉक्सिन होता है उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो मेन काम क्या कर रहा है, डाइजोक्सिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों ड्रग दे रहे हैं तो उसकी वजह से डिजॉक्सिन का इनएक्टिवेशन नहीं हो पाता है, मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है जल्दी से, तो उसकी बायोएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और एक तरीके से इट्स द बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन। अगर अपने बॉडी में आपको बायोएबिलिटी इंक्रीज करनी है डाइजोक्सिन की तो उसके साथ में नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन को देना इज द बेस्ट वे। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है अगर इसकी आपको बायोएबिलिटी को इंक्रीज करना है तो, क्योंकि अगर आप डाइजोक्सिन को सिंपल देंगे बिना किसी और ड्रग के तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा जल्दी से और वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इट्स द गुड कॉम्बिनेशन और इट्स द बेनिफिशियल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स सॉरी इट्स द बेनिफिशियल इंटरेक्शन, ओके।
नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा आता है, सॉरी नेक्स्ट आपका आता है अल्टरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अभी तक हम पढ़ रहे थे जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन में कोई अल्टरेशन हो रहा था, अब हम पढ़ रहे हैं उसके कंटेंट के अंदर अगर कोई अल्टरेशन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो पहला इसके अंदर आता है आपका अल्टरेशन ऑफ पीएच। पहला है अल्टरेशन ऑफ पीएच। अगर आपकी बॉडी में पीएच चेंज होता है तो उससे आपकी ड्रग का आयोनाइजेशन वैल्यू या सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सब अफेक्ट करती है। और इनके अफेक्ट करने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन के साथ when they are in the most lipid soluble form, that is in non ionized state। अगर वो नॉन आयोनाइज स्टेट में प्रेजेंट है तो वो लिपिड जो आपकी बायोलिपिड लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बायोलिपिड लेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे वो इजीली पास हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और अगर पीएच लो हो जाता है, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम अपनी बॉडी में या जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसका पीएच हम कम करते हैं तो उससे वीकली एसिडिक ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम बढ़ा दें पीएच को तो वीकली अल्कलाइन ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये होता है आपका अल्टरेशन ऑफ पीएच, कि अगर पीएच में कुछ चेंजेस होता है तो पीएच में चेंजेस होने की वजह से एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ड्रग एंड डिपेंडिंग ऑन द पीएच, कि किस पीएच पे कौन सी ड्रग कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट वही चल रहा है अपना अल्टरेशन ऑफ पीएच। तो इसमें एक और एग्जांपल है लाइक अल्कलाइन एंटासिड इन द स्टोमक इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। दिस इज द एग्जांपल्स कि अगर आपने एंटासिड लिया है, एंटासिड लेने के कारण आपके स्टोमक का पीएच अल्कलाइन हो गया है, तो वो दूसरी ड्रग्स लाइक नैलिडिक्सिक एसिड, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, इनके इफेक्ट को या इनके एब्जॉर्प्शन को खत्म कर देगी, इनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगी, क्योंकि ये हैं एसिडिक ड्रग जिनका एब्जॉर्प्शन एसिडिक मीडियम में ही होना है। तो यहाँ पे पीएच जो है वो अल्कलाइन हो गया है तो यहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, उसी तरीके से एजेंट्स दैट लोअर द पीएच टेंड टू डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ बेसिक कंपाउंड बाय मेकिंग देम हाईली आयोनाइज्ड। तो अगर आपका पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो उस केस में जितनी भी अल्कलाइन ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। मतलब ध्यान रखिए, एसिडिक पीएच होगा तो एसिडिक ड्रग्स जो है वो आयोनाइज फॉर्म में होंगी और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपका जो आपका स्टोमक का पीएच है अगर वो बेसिक है तो वहाँ पे बेसिक ड्रग्स जो हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और अगर इसका उल्टा हो गया तो जो अगर आपने सपोज करो आपका स्टोमक का अल्कलाइन वाला बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो गया है, आपने खूब सारा एंटासिड ले लिया और आपका स्टोमक अल्कलाइन की कंडीशन में चला गया है, तो वहाँ पे कोई भी एसिडिक ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हमारा मतलब जीआई ट्रैक्ट के कंटेंट की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज इसमें हो सकती है कॉम्प्लेक्सेशन। आपका जो जीआई ट्रैक्ट है वहां पे अगर कुछ चीज आती है लाइक कैल्शियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, मैग्नीशियम, तो उसमें कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो इनके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं जिनको हम चिलेट बोलते हैं बेसिकली, और ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम्प्लीटली इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमने टेट्रासाइक्लिन की कल भी बात करी थी कि टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं दिया जाता है बिकॉज मिल्क कंटेन कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद द टेट्रासाइक्लिन। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन को भी नॉर्मली जो है वो ये एंटासिड के साथ नहीं दिया जाता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसकी वजह से बायोएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके,
और कुछ ऐसे कंडीशंस हैं लाइक जिसमें आप मिल्क ले रहे हैं या एंटासिड ले रहे हैं या मल्टीविटामिन ले रहे हैं जिनके अंदर आयरन या जिंक की कंटेंट ज्यादा है, तो उनको नॉर्मली मतलब सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ उन चीजों को नहीं लेना चाहिए, लाइक मिल्क, एंटासिड या मल्टीविटामिन को, स्पेशली 8 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक। मतलब जब भी आप ड्रग ले रहे हैं तो उसके 8 घंटे पहले तक आपको कोई दूध नहीं लेना है और 2 घंटे बाद तक भी कोई दूध नहीं लेना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली खत्म हो जाता है, मतलब प्रॉपर जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डिसोल्यूशन। So de-aggregation and dissolution rates of some drugs may be considerably decreased or accelerated by interaction, thus causing loss of efficacy on one hand and increased potency and toxicity on the other hand. Dissolution हो रहा है, dissolution rate अगर decrease या increase हो रहा है दो ड्रग के इंट्रैक्शन के थ्रू, तो या तो एक तरफ आपकी इफिकेसी कम हो सकती है या फिर पोटेंसी बढ़ सकती है, मतलब दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। या अगर आपका जो इंट्रैक्शन है वो अच्छा हुआ तो उसकी वजह से तो आपका इफिकेसी या थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, और अगर एक तरफ वो काफ़ी डिक्रीज हो गई, उनकी डिसोल्यूशन रेट कम हो गई, तो जो मतलब रिजल्ट आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा या टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है, एंट्रिक कोटेड ड्रग जैसे कि बिसाकोडाइल है, मे बी एक्सट्रीमली इरिटेटिंग टू द स्टोमक if its coating is rapidly removed by simultaneously administration of gastric antacid. बिसाकोडाइल ड्रग है, ठीक है, एंट्रिक कोटेड ड्रग है, लेकिन इसको अगर अपन किसी दूसरे एंटासिड के साथ में देते हैं तो इसकी जो कोटिंग होती है वो रिमूव हो जाती है और फिर वो स्टोमक में ही डिसॉल्व हो जाती है। एंट्रिक कोटेड ड्रग आपको पता है, एंट्रिक कोटिंग मींस कि जो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है, स्टोमक से तो इजीली पास हो जाती है और इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है, वहीं पे वो डिसॉल्व होती है। ओके, लेकिन अगर आप बिसाकोडाइल के साथ में कोई गैस्ट्रिक एंटासिड दे रहे हैं उसी के साथ में, तो वो जो गैस्ट्रिक एंटासिड है वो बिसाकोडाइल की कोटिंग को रिमूव कर देता है, जिसके कारण उसका स्टोमक में इरिटेशन इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कभी भी साइमल्टेनियसली उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिफ्यूजन। Dispersion of a drug in the ambient fluids to the side of GI absorption may be inhibited if an interaction alters any one of the large number of physical property such as miscibility and viscosity. मीन्स कि अगर कोई ड्रग जो है वो पर्टिकुलर जीआई एब्जॉर्प्शन की साइड मतलब जो ड्रग का डिस्पर्शन है वो इनहिबिट हो सकता है अगर कोई किसी टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी एक ड्रग के द्वारा दूसरी ड्रग के ऊपर चेंज हो जाए, मतलब या तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाए या मिसिसिबिलिटी में कुछ फर्क पड़े। अगर आपने कोई ऐसी ड्रग के साथ, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द ड्रग्स में बी इनहिबिटेड बाय एडजुसेंट्स लाइक जिलेटिन और कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज। अगर आपने जिलेटिन के साथ में कोई ड्रग दी तो वो उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण जो प्रॉपर अंदर तक एंटरिंग होती है, बायोएबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, जिस एब्जॉर्प्शन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, salt formation, iron salts form poorly absorbed insoluble carbonate with antacid and other drugs that contain the carbonate radical. This decreases their rate of absorption. अगर आप कोई आयरन सॉल्ट्स यूज कर रहे हैं और उसको आप किसी एंटासिड के साथ दे रहे हैं जिसके अंदर कार्बोनेट का रेडिकल प्रेजेंट है, तो उनके बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने की वजह से एक इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बन जाएगा जो सॉल्ट बनेगा, और जिसकी वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा अल्टरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्टरेशन ऑफ म्यूकोसा। अगर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा किसी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है तो वहां पे
आपका जो आप ओरली ले रहे हैं कोई ड्रग, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। यहाँ पे सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो हैं इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। और अल्टरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो बेसिकली दे इंटरफेयर विद एन एक्टिव मैकेनिज्म बाय कॉम्पिटिंग द ट्रांसपोर्ट साइकिल, and methyl dopa will be absorbed slowly from the intestinal tract in presence of certain natural amino acids. मिथाइल डोपा जो होता है बेसिकली वो आपकी जो ट्रैक्ट है वहां से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल, मतलब यहाँ पे ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, जिसके अंदर भी अगर कोई अल्टरेशन होता है तो आपकी ड्रग जो ले रहे हो आप उसके एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। और इसी का लास्ट एब्जॉर्प्शन का लास्ट है आपका इंट्रैक्शन ड्यूरिंग डर्मेटोम्यूकोसल एब्जॉर्प्शन। Topically applied drug that is absorbed through the skin or membrane of the ear, eye, mouth, nose, rectum, urethra, vagina may interact with drugs administered orally or parenterally. आप कोई डर्मल थेरेपी यूज कर रहे हो, कोई टॉपिकली आप कोई ड्रग अप्लाई कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक टॉपिकली यूज किया है और एक आपने ओरल ड्रग किया है तो उसके अंदर कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, उनके अंदर भी इंट्रैक्शन हो सकता है। अगर आपने स्किन में कोई ड्रग लगाई, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, तो वो भी इंट्रैक्ट कर सकती है जो आपने ओरल डोजेस फॉर्म लिया है उसके थ्रू, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, the drug interaction that influence rates and sites of dermatomucosal as well as GI absorption and function must be anticipated and considered. कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जो उस मतलब इस टाइप का जो इंटरेक्शन होगा, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने जो पर्टिकुलर जो आपका क्या बोलेंगे डर्मल साइट जहाँ पे कि आपने अपना अप्लाई किया था ड्रग को, उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से गुड इंट्रैक्शन बोल सकते हो। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो पूरा एब्जॉर्प्शन का पार्ट था कि क्या क्या चीजें या किस किस तरीके से कोई ड्रग दूसरी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, तो क्या क्या चीजें होती है जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ भी सकता है या एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरेक्शन ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी सेकेंड स्टेप आती है डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, अब बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद वो पर्टिकुलर जिस चीज के लिए आपने ड्रग दी थी वहां पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे उसको इफेक्ट कॉज करना होता है, तो वो उससे जाके अटैच होता है और वहां पे इफेक्ट कॉज करता है, या हमारी बॉडी में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो जब आप when certain drugs are absorbed into bloodstream, most of the molecule attach themselves to plasma protein. सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन से जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। The portion of the drug which is being transported in the bound form is pharmacological inactive and only the free molecules that diffuse in the tissue exert their effect. अब जितना भी पोर्शन बाउंड हो गया है वो तो आपका हो जाएगा इनएक्टिव, वो कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगा। जो फ्री मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं वो जाके टिश्यू में इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड ड्रग विथ अ हायर एफिनिटी फॉर प्रोटीन competes with the first drug for protein binding site and displays the first drug producing serious toxicity. अब इसमें ये मेन चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या होता है कि अगर आपने एक ड्रग ले रखी है और उसी के साथ में दूसरी ड्रग ली और वो दूसरी ड्रग कॉम्पिटिटिव एक्शन शो करके उस पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाती है पहली वाली ड्रग को डिस्प्लेस करके, तो वो सीरियस टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। लाइक एग्जांपल के लिए warfarin is 98% protein bound and only 2% is free in the plasma, which is the active fraction. 90% बाउंड हो जाता है वारफेरिन आपका प्लाज्मा प्रोटीन से, सिर्फ 2% जो है वो रहता है जो कि एक्टिव फ्रैक्शन है, जो कि आपका इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। अदर ड्रग है लाइक फेनिटोइन। अगर मतलब हम वारफेरिन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि वारफेरिन आपने ली, वारफेरिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गया, 98% बाइंड हो गया, 2% जो है वो अनबाउंड पोर्शन रह गया जो कि इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। अब उसी के साथ में आपने फेनिटोइन दे दी विच इज द एपिलेप्टिक ड्रग,
तो कंपटीशन होगा दोनों के बीच में। अब फेनिटोइन जो है उसका ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, ज्यादा अट्रैक्शन है प्रोटीन साइट, प्रोटीन बाइंडिंग साइट पे, तो वो वारफेरिन को डिस्प्लेस करके खुद वहां पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मींस कि वहां से उसने जैसे कि अपना वहां पे 98% उसकी वो थी, वारफेरिन जो है वो 98% तक बाउंड हो रहा था, लेकिन जैसे ही फेनिटोइन को आपने दिया तो जो 2% था वो रिमूव हो गया और वहां पर जाके आपका फेनिटोइन अटैच हो गया। तो जो 2% अनबाउंड पोर्शन था वो 4% में कन्वर्ट हो गया, और 4% वारफेरिन की वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, हेमोरेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब इफेक्ट हमको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलने लग जाता है, और ज्यादा मिलते ही तो फिर टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा टॉलब्यूटामाइड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय डाइक्रोमार काउमेरोल रिजल्टिंग इन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। टॉलब्यूटामाइड एंटी डायबिटिक ड्रग है, अगर उसको आप डाइकाउमेरोल के साथ में ले रहे हैं तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की, मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ये टॉलब्यूटामाइड जितना इफेक्ट शो कर रहा है उससे डबल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रैक्शन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब हमारी बॉडी की थर्ड स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो इफेक्ट चाहिए था आपकी बॉडी में वो आपको मिल गया। अब बॉडी में जो इफेक्ट लंबे समय तक तो रहेगा नहीं, आपकी ड्रग बाहर भी निकलेगी, तो उसके पहले उसकी स्टेप होती है मेटा, मतलब एक्सक्रीट होने के पहले उसकी पहली स्टेप होती है मेटाबॉलिज्म, कि उस ड्रग को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिससे वो इजीली पास आउट हो जाए थ्रू द यूरिन, ओके। सो ड्रग का कन्वर्जन होना उसके मेटाबोलाइट्स में वो कहलाता है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या उसको हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, और ये नॉर्मली होता है लीवर के अंदर, ठीक है। These reactions are generally mediated by enzymes, so that drugs capable of altering the enzyme process involved in drug metabolism can lead to drug interaction. Means कि normally जो आपकी क्या था, ये नॉर्मली जो रिएक्शंस होती हैं ये आपकी एंजाइम्स के द्वारा मीडिएटेड होंगी, सो दैट ड्रग्स कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द एंजाइमेटिक प्रोसेस involved in drug metabolism can lead to drug interactions. काफी सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिससे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म इजीली हो जाता है, लेकिन कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि एंजाइमेटिक प्रोसेस को अल्टर कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ओके। और मेन जो हेपेटिक एंजाइम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोसोमल P450 मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीजनेज, हाउएवर देयर आर न्यूमरस फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम P450। इसके अंदर हम जो नॉर्मल आपका एंजाइम है वो है साइटोक्रोम P450, जो कि हेल्पफुल होता है इन द मेटाबॉलिज्म। मोर देन वन आइसोएंजाइम may be involved in the metabolism of a drug। एक से ज्यादा एंजाइम भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं इन केस ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। Furthermore, a drug may act as a competitive inhibitor of one isoenzyme while being metabolized by other। कुछ जो होती हैं वो मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह वो एक्ट करते हैं, कि एक जो है वो एक एंजाइम से हो रही है, दूसरा वो जो है दूसरे एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहा है, इस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूनिडीन जो होता है वो इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम P2D6 आइसो एंजाइम को, और मेटाबोलाइज हो जाता है साइटोक्रोम P3A4 के साथ, ठीक है। मतलब एक आइसो एंजाइम को तो वो इनहिबिट कर देता है और एक के साथ में वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो ये ड्यूरिंग अगर आप कोई एक से ज्यादा ड्रग ले रहे हैं तो बेसिकली इस तरीके से इनहिबिटर की तरह वो एक्ट कर सकता है।
अब इसमें जैसे दो तरीके की चीजें होती हैं, या तो एंजाइम का इंडक्शन होगा या एंजाइम का इनिबिशन होगा। तो पहली चीज हम पढ़ रहे हैं एंजाइम इंडक्शन। तो जब एक ड्रग जो कि हमारी इंड्यूसर है, जो बढ़ा रही है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर, किसी दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रही है बाय स्टिमुलेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिजिंग एंजाइम, इट इज कॉल्ड एंजाइम इंडक्शन। दो ड्रग आपने दी, एक ड्रग दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रही है, किस तरीके से? उसके अंदर जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उसको स्टिमुलेट करके, ठीक है, वो कहलाएगा आपका एंजाइम इंडक्शन। और वो जो ड्रग ऐसा काम कर रही है वो आपका कहलाएगी इंड्यूसर, ठीक है। मतलब जो क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है वो कहलाती है इंड्यूसर, ओके। जिसकी वजह से थेरापेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग्स, सॉरी, दिस रिजल्ट इन रिड्यूस थेरापेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग दैट आर मेटाबोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। अब धीरे धीरे करके थेरापेटिक रिस्पॉन्स कम होने लग जाता है जैसे जैसे वो इस एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज होने लग जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है लाइक फेनोबार्बिटॉन, फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, ये इंड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं, साइटोक्रोम के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं और मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर ड्रग्स हैं ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ में इंटरेक्ट करके उसके इफेक्टिवनेस को कम कर देती हैं। अगर ये ड्रग आप ले रहे हैं और इसके साथ में अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी चल रही हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म हो जाती है, मतलब इफेक्टिवनेस रहती नहीं है, ओके। With low dose oral contraceptive containing less than 35 microgram estrogen, pregnancy have been reported in patient taking enzyme inducing drug. वही एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि 35 माइक्रोग्राम से कम की ले रहे हो तो उस केस में प्रेगनेंसी हो सकती है अगर उसके साथ में आप एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग ले रहे हैं तो, ठीक है। ये एक ड्रग इंटरेक्शन है। एंजाइम इनहिबिशन, इनहिबिशन मींस कि वो ड्रग जो दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम कर रही है बाय इनहिबिटिंग द मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उसकी कैपेसिटी को खत्म करके किसी दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम कर रही है वो कहलाती है इनहिबिटर, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलर ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो मेटाबोलाइज ही नहीं हो रही है। अब मेटाबोलाइज नहीं हो रही है तो हमारी बॉडी में ही रह रही है तो लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में इफेक्ट कॉज कर रही है। तो जब वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में इफेक्ट कॉज करेगी तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिशन के केस में टॉक्सिसिटी हो जाती है, एंजाइम इंडक्शन के केस में धीरे धीरे करके थेरापेटिक इफेक्ट कम होने लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका फेनिटाइन है वो मेटाबोलाइज होता है हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड इट्स इफेक्ट कैन बी पोटेंशिएटेड बाय माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग। तो जिस इसकी वजह से जो फेनिटोइन है उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। दिस इज द ड्रग विच इज एंजाइम इनहिबिशन, ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगी जिस वजह से फेनिटोइन का जो मेटाबॉलिज्म है वो खत्म हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फेनाटोइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इंट्रैक्शन ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। लास्ट स्टेप आती है आपकी बॉडी में एडीएम ही होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म। लास्ट स्टेप आती है एक्सक्रीशन। ड्यूरिंग एक्सक्रीशन ड्रग इंट्रैक्शन किस तरीके से हो सकता है या क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ओके। So interaction occurring during excretion of drugs may involve any of the renal excretory process like glomerular filtration, tubular reabsorption or active tubular secretion. You have already learned about the urinary system जिसमें हम process of urine पढ़ते हैं, formation of urine, जिसके अंदर normally 3 steps आती हैं, glomerular filtration, tubular reabsorption और tubular secretion. इन तीनों steps में
किसी भी तरीके से अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो वो यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है हमारी ड्रग को, हो सकता है वो कंप्लीटली बाहर ना निकाल पाए। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लाइक यूरिनरी पीएच अगर चेंज होता है तो आपकी जो ड्रग है उसके फंक्शनिंग में चेंज हो सकती है, या एक्टिव ट्यूबुलर मैकेनिज्म में कोई दो ड्रग का कंपटीशन चल रहा है, कॉम्पिटिटिव ड्रग है, तो उनकी वजह से इंट्रैक्शन हो सकता है ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। जैसे कि पहला आता है आपका चेंजेस इन यूरिनरी पीएच। So the urine pH determine the extent of ionization of the drug in the renal tubule and affect the fraction of reabsorbed drug. आपका जो यूरिन का पीएच होता है वो नॉर्मली डिटरमाइन करता है ड्रग की आयोनाइजेशन। ठीक है, और कितना रीअब्जॉर्ब ड्रग का फ्रैक्शन वहां पे है या कितना निकालना है, वो सब आपके यूरिन के पीएच पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर एसिडिक ड्रग होती है और एसिडिक यूरिन है तो वहां पे वो अनआयोनाइज होगी, और अगर अल्कलाइन यूरिन है तो अल्कलाइन ड्रग वहां पे अनआयोनाइज्ड होगी। लेकिन अगर वो मतलब अगर ड्रग जो है वो अनआयोनाइज फॉर्म में रह गई यूरिन में तो वो वापस से ब्लड में चली जाती है और ज्यादा एक्शन शो करती है। मीन्स कि ये समझने की कोशिश करो, अगर आपको एक्सक्रीशन बढ़ाना है तो हमेशा फॉर द बेसिक ड्रग एसिडिक यूरिन होनी चाहिए, एसिडिक ड्रग बेसिक यूरिन होनी चाहिए, बेसिकली अल्कलाइन यूरिन। तो उस केस में वो आयोनाइज फॉर्म में आएंगे, आयोनाइज फॉर्म से इजीली वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अगर वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहे तो वो वापस से ब्लड में चले जाएंगे और वो और एक्शन शो करेंगे। ठीक है, like acidification of the urine with agents like ammonium chloride results in reduced effectiveness of basic drugs. जैसे कुछ बेसिक ड्रग्स आपने दी लाइक एम्फिटामिन, ओके, उसके साथ में आपको क्या करना होगा, हमने अभी बात करी कि बेसिक ड्रग को अगर आपको फाइनली रिमूव करवाना है, एक्सक्रीट आउट करवाना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, यूरिन को एसिडिफाई करना पड़ेगा। यूरिन को एसिडिफाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें अमोनियम क्लोराइड से हम एसिडिफिकेशन करेंगे यूरिन का। ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, जो बेसिक ड्रग्स हैं वो आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी बॉडी से। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो उसके लिए हमें यूरिन का अल्कलाइजेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इजीली एसिडिक ड्रग है वो आयोनाइज फॉर्म में इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, सो हमेशा जब भी आप एम्फिटामिन ले रहे हैं तो ड्यूरिंग एम्फिटामिन अमोनियम क्लोराइड दिया जाता है, और जब भी आप सोडियम को कार्बोनेट यूज करते हैं, अगर फेनोबार्बिटॉल, मतलब ये एक तरीके से एंटीडोट की तरह काम करता है कि अगर आपकी बॉडी में एम्फिटामिन का ओवरडोज हो गया है, मतलब आपकी टॉक्सिसिटी कॉज करने लग गया है, अब आप चाह रहे हैं कि उसे आपको एक्सक्रीट कराना है, तो आपको अमोनियम क्लोराइड देना पड़ता है। और अगर आपकी बॉडी में फिनोबार्बिटॉइन का बहुत ज्यादा डोज हो गया है तो उसके लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देना होता है, जिससे वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट है कंपटीशन फॉर ट्यूबुलर मैकेनिज्म। तो बेसिकली कुछ जो ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इजीली सिक्रीट होते हैं ब्लड वेजल्स के थ्रू और वो एलिमिनेट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो जब दो ड्रग सेम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का यूज करती है पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसकी वजह से एक्सक्रीशन प्रोसेस में काफी इंटरफेरेंस होता है और प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। लाइक जो वेरापामिल है वो इनहिबिट करती है रीनल ट्यूबुल सिक्रीशन ऑफ डिजॉक्सिन को, मतलब सिक्रीट नहीं होने देती है डिजॉक्सिन को, जिसकी वजह से डिजॉक्सिन का कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो अगर कभी आप ऐसी कोई दो ड्रग दे रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एक्शन शो कर रही है या फिर उसकी एक्शन को इनहिबिट कर रही है, तो जिस उसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन या उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अब आता है लास्ट अपना फार्माकोडायनेमिक। अभी तक हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। तो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक
डायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन में आपके दो तरीके के होते हैं, एक में सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है और एक आपका अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ड्रग्स हैविंग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में patient receiving hypnotic may develop an allergic skin reaction, and for this he receives an antihistamine which is itself has central nervous system depressed effect. अगर आप ऐसी कोई दो ड्रग दे रहे हो जिनका नॉर्मली सेम फंक्शन है, सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो क्या होगा? तो अगर कोई पेशेंट जो है वो हिप्नोटिक ले रहा है तो उसको बात अभी ये कैसे कर ले? अगर कोई पेशेंट हिप्नोटिक ले रहा है तो उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हो सकती है और उसके लिए वो एंटीहिस्टामिन लेगा तो उसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब सेम इफेक्ट एक तरीके से कॉज करेंगे और द कंबाइंड इफेक्ट में बी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस सीरियस सेडेशन। मतलब आपने क्या किया, हिप्नोटिक ऑलरेडी ले रखी थी, अब आपको उसकी वजह से साइड इफेक्ट हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हो गई, तो आपने एंटीहिस्टामिन ले ली। एंटीहिस्टामिन भी जो होती है वो सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट शो करती है। तो अब जब आपने हिप्नोटिक भी ले रखा है, एंटीहिस्टामिन भी सेम इफेक्ट कॉज कर रही है, तो दोनों मिलके सीरियस इफेक्ट कॉज करेंगे और सीरियस सेडेशन कॉज कर देंगे। ठीक है, और सिमिलर इफेक्ट अब ऑब्जर्व किया गया है, लाइक हिप्नोटिक और अल्कोहल को आप साथ में लेते हैं तो सीएनएस डिप्रेशन इंक्रीज हो जाता है, नार्कोटिक और ट्रैंकुलाइजर को लेते हैं तो भी सीएनएस डिप्रेशन इंक्रीज हो जाता है, डाइजोक्सिन और क्यूनिटीन को लेते हैं तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक है, ये सिमिलर इफेक्ट कॉज करते हैं। अब जो अपोजिट इफेक्ट कॉज करते हैं, अगर कोई पेशेंट पिलोकार्पिन ले रहा है विच इज कोलिनर्जिक ड्रग ग्लाउकोमा के लिए, ठीक है, और उसी टाइम पे वो एब्डोमिनल पेन के लिए वो कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ले रहा है, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की गई है, तो जो आपका ग्लाउकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, सॉरी मतलब अल्टर्ड हो जाएगा बाय द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। इफेक्ट कॉज हो जाता है, अपोजिट इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, लाइक हिप्नोटिक ड्रग और कैफीन है, तो हिप्नोटिक और कैफीन, तो हिप्नोटिक सीएनएस डिप्रेसेंट है, कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट है, तो कैफीन जो है वो हिप्नोटिक के इफेक्ट को खत्म कर देगा, अपोज कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फार्माकोडायनेमिक में अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके।